सुप्रभात जैन साथियों। चलिए, तो आवाज आ रही है आप लोगों तक प्रॉपर? हाँ, तो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था मध्य प्रदेश के प्लेट्यू में मालवा का पठार हमने समझ लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे। नहीं है तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ में अपन रिवीजन करते हुए चलेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आज ये अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश का प्लेटू वाला, मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार हैं उसको अपन एंड करें। और थोड़ा सा आज अपन इसके एमसीक्यू भी करेंगे 10 से 15। जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है ना, इसका एमसीक्यू भी लगाएंगे ताकि अपन को समझ में आ जाए कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। ठीक है, हम्म। अब इस मैप को थोड़ा सा आपको माइंड में बैठाना होगा कि कौन सा प्लेटू का लोकेशन कहाँ पर है। अगर ये आपने बैठा लिया तो लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि कौन सा लोकेशन, मतलब किस प्लेटू की लोकेशन क्या है। मतलब आप लोगों को लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड भले याद ना हो, लेकिन आप लोग मैप से याद रख लेना कि बघेलखंड कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, रीवा पन्ना पठार कहाँ है, मालवा प्लेटू कहाँ है, मध्य भारत का कहाँ है, सतपुड़ा रेंज कहाँ है। ये सारे आप लोगों को क्या होना चाहिए, विद मैप से याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपने समझा था, समझ लीजिए थोड़ा सा। हम्म, जैसे हमने पहला जो पढ़ा था वो कौन सा था, मध्य भारत का पठार। दूसरा हमने कौन सा समझ लिया है, बुंदेलखंड का पठार। तो जो बुंदेलखंड का प्लेटू है आपको देखने को मिल रहा होगा कहाँ पर, आपका नॉर्थ ईस्ट में। जैसे कि मैं अभी आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो उसमें आप लोगों को और क्लियरिटी आ जाएगी इस टॉपिक के अंदर, है ना। फिर हमने देख लिया था कौन सा, मालवा का पठार। मालवा के पठार को किस नाम से जाना जाता है? नहीं, गेहूं की डलिया, बास्केट ऑफ वीट। ठीक है, सरसों की हांडी जो कहा जाता है ना, वो मध्य भारत के प्लेटू को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है, सरसों का। जब हमने मालवा पढ़ा था, मालवा में हमने देखा था कि भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी फसल उत्पादन के लिए कैसी होती है, अच्छी होती है, अच्छी उत्पादन होता है यानी कि काली मिट्टी में, जिसमें कपास है, गेहूं है और आपका सोयाबीन। सोयाबीन तो वैसे भी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमने बहुत सारी चीज़ें और पढ़ी थी, तो थोड़ा सा आज और ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन कंटिन्यू इन प्लेटू को पढ़ेंगे। ठीक है, अपन प्रमुख रूप से देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो भौतिक विभाजन की हम बात करते हैं तो 3 पार्ट में पढ़ते हैं। जैसे कि मध्य उच्च प्रदेश, सेकंड हम पढ़ते हैं सतपुड़ा श्रेणी, और थर्ड में पढ़ते हैं अपन पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड की बात करते हैं ना। तो मध्य उच्च प्रदेश की हम बात करते हैं, इसमें आपको 5 प्लेटू याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखना है, मध्य भारत का, बुंदेलखंड का, मालवा का, रीवा का और नर्मदा का। ठीक है, इसी प्रकार से हम सतपुड़ा रेंज की हम बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें 3 श्रेणी अपन आज महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। पश्चिमी श्रेणी में कौन सा आ जाएगा, राजपीपला, मध्य श्रेणी में महादेव, और अगर पूर्वी श्रेणी की बात करते हैं तो मैकाल श्रेणी। ठीक है, सबसे नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं या फिर हम ईस्ट की बात करते हैं एमपी के, तो कौन सा प्लेटू आ जाता है आपका, बघेलखंड। तो इस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश के बारे में भौतिक विभाजन को अच्छे से समझना है। अब इसमें आपको देखो थोड़ा सा, जैसे हमने पिछला पढ़ा था वही सेम एज इट इज है ना। इसमें जो बीचों बीच में से जो घाटी जाती है आप लोगों की, कौन सी वैली है, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि टोटल मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में कितना एरिया कवर करती है, 26%। कितने कवर करती है, 26। और सबसे बड़ा अगर प्लेटू की हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा है,
मालवा लगभग आपका 28.2% दिया हुआ है ना। चलिए, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे ये बुरहानपुर दर्रा है, सतपुड़ा रेंज है ना। इस प्रकार से मेकल श्रेणी है। तो ये हमने कल के क्लास में देख लिया है पूरा। जैसे हमने मध्य भारत का प्लेटू पढ़ा था, उसमें थोड़ी सी चीज़ समझते चलेंगे। जैसे हम बात करें कि एरिया की बात करते हैं, तो एरिया ये कितना कवर कर रहा है? 10.7% कवर कर रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण अपन पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ते हैं। एमपी में दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ते हैं। एक तो विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ते हैं और दूसरे पढ़ते हैं अपन सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत के अपर्दन से क्या बना है आपका? मध्य भारत का प्लेटू बना है। ठीक है, तो यही हमने देखा। इसका जो एवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अपर्दन से हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं संबंधित जिला। तो संबंधित जिला कितने थे? इसमें मात्र 6, जो कि आपको याद हो गए होंगे। जैसे कि हमने देखा भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और नीमच। 6 जिले आपको आसानी से याद हो जाएंगे ना। क्लाइमेट की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और यानी कि सर्दी में अधिक ठंड। तो कैसे बोलेंगे उसको? विषम जलवायु। ठीक है, मतलब कि गर्मियों में तो अधिक गर्म है और सर्दियों में अधिक ठंड है। तो यानी कि ये सम आपकी एक प्रकार से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना विषम जलवायु, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है? एक प्रकार से विषम है। सम होती तो मतलब उसमें कैसा कहते हैं अपन? ग्रीष्म ऋतु में तो अत्यधिक गर्म नहीं होती, वो नॉर्मल ही रहता है ना। अब वर्षा की हम बात करते हैं तो ज़्यादा नहीं है, 50 से 75 सेंटीमीटर पड़ा था हमने। और वन की बात करते हैं तो पर्णपाती वन होते हैं, जैसे खेर, बबूल, पलाश, ये सारे है ना। हाँ, ठीक है। कौन सा? तो थोड़ा हो सकता है ना ऊंचा उससे। वो तो आपने अपने पॉलिटिकल देखा था। नहीं, जैसे वो प्लेटू है तो उसका भौतिक भाग बढ़ सकता है ना। मतलब जो पठार है उसकी अब बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिर भी एक बार और चेक कर लूंगा मैं इसको, है ना। लेकिन जितना भी मैंने 2-3 किताबों में देखा तो वो 48 मिला मुझे। हाँ हाँ, मैं समझ गया है ना। 26-30 डिग्री की हम बात करते, 48 कैसे हुआ है ना। चलो इसको एक बार देख लेंगे ना। इसमें अपन प्रमुख फसल की बात करते हैं तो क्या होती है? सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं, है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी। और प्रमुख यास में अपन रिवर की बात करते हैं तो चंबल है, सिंध है, काली सिंध है, पार्वती है, कुंवारी है और सीप नदी है। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे पूछे कि सबसे अगर बड़ी नदी की कौन बात करें तो मध्य भारत के प्लेटू में, तो वो कौन सी है? चंबल रिवर है। ठीक है, फिर हमने मध्य भारत के बाद में सेकंड कौन सा पढ़ लिया था? ये देखो आपका बुंदेलखंड है ना। कितना एरिया कवर करता है ये? मात्र 7.7%। ठीक है, थोड़ा सा स्थिति के बारे में हमने देख लिया था, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड। एरिया की हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का कुल कितना कवर कर रहा है? 7.7%। ठीक है, इसमें प्रमुख जिले कौन कौन से आ जाते हैं? दतिया है, सागर है, अशोकनगर है, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना। ठीक है, क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक। तो यानी कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी पाई जाती है? सम या फिर विषम? विषम पाई जाती है ना। यानी कि गर्मियों में तो कैसी है? अधिक गर्म में। और सर्दियों में कैसी है? अधिक सर्दी में, है ना। ठीक, फिर इसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ की जो वर्षा है औसतन लगभग कितनी है? 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि मध्य भारत के प्लेटू से यहाँ पर ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, वहां पर कितनी थी? 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है ना। पचमढ़ी कौन से जिले में आता है? पक्का? हाँ, क्योंकि उसका नाम क्या चेंज कर दिया? नर्मदापुरम, इसलिए। कब किया होशंगाबाद का नाम
फरवरी 2022। और एक और हमने फैक्ट पढ़ा था कि होशंगाबाद जो संभाग था आपका, तो उसको चेंज कब किया? क्या बात है, आप लोगों को डेट भी याद है। मुझे तो लगा कि आप लोग भूल गए होंगे, है ना। तो 2008 में क्या किया गया था, शहडोल संभाग बना था एक तो आपका, और होशंगाबाद का नाम क्या किया गया था, नर्मदापुरम। और 2022 यानी कि फरवरी में होशंगाबाद सिटी को क्या किया गया था, नर्मदापुरम नाम चेंज किया गया। ठीक है। बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वन में जैसे कि तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम, ये सारे पाए जाते हैं ना। मिट्टी की बात की जाती है तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कौन कौन सी मिश्रित है, मेजर रूप से लाल और काली मिट्टी। ठीक है। फसल की हम बात करते हैं तो नॉर्मली है गेहूं, ज्वार और तिल। नदियां यहाँ पर कौन कौन सी फेमस हैं, बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी। जिसमें से आपने सिंध का नाम तो सुना ही होगा, है ना। बेतवा का नदी सुना होगा, है ना। चलिए, पन्ना तो आपको पता होगा किसके लिए फेमस है, हीरा उत्पादन के लिए, है ना। और इसके साथ साथ में आपका रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये किस लिए जाने जाते हैं आपके, यहाँ पर चूना पत्थर की मात्रा भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्या होता है चूना पत्थर, क्या होता है? जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, बिना बुझा हुआ चूना। जब उसमें आप लोग H2O की क्रिया करवा देते हैं ना, CaOH का हॉल को आज बन जाता है ना। चलो उसको केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन एक प्रकार से जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब दीपावली का समय आता है तो उस समय पर पुताई की जाती है ना। हमारी साइड तो उसको कलई बोलते हैं, आपकी तरफ भी बोलते हैं क्या उसको, है ना। चूना भी बोलते हैं, कलई भी बोलते हैं ना, यानी कि देसी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में एक प्रकार से। तो यानी कि चूना पत्थर और हीरा खनिज, इसके लिए प्रमुख कौन सा, अगर प्लेटों की बात करते हैं तो बुंदेलखंड का। ठीक है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, कौन सी है, सिद्ध बाबा, 1172 मीटर। अरे भाई, किलोमीटर नहीं है यार, मात्रा को की ध्यान रखना, इसमें लगा हुआ क्या है, मीटर में ना, किलोमीटर में तो आपको पता है कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बुंदेलखंड की गंगा की हम बात करते हैं तो कौन सी है, बेतवा, है ना। और यहाँ पर ज्यादा सूखा प्रभाव अपन को देखने को मिलता है। ठीक। फिर हमने देखा था थोड़ा सा इसमें मालवा प्लेटू के बारे में देखा था। और मालवा प्लेटू के बारे में आपने सुना होगा, फायान के बारे में कल भी जिक्र किया था हमने, कि उन्होंने सबसे अच्छी अगर क्लाइमेट की बात करें तो वो किस प्लेटू को बताया था, मालवा की जलवायु को बताया था। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल ये लगभग 28 मिल जाता है, कई जगह 28.2% मिल जाता है ना। तो आपको इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो कौन सा प्लेटू कवर करता है, मालवा। देन उसके बाद में कौन सा करता है, नर्मदा सोन घाटी करती है, वो कितना है, 26%। ठीक है। अगर हम बात करते हैं निर्माण की, तो इसका जो निर्माण होता है मालवा का, वो कैसे होता है, दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों से। जैसे कि आप लोग लावा और पढ़ा होगा, आप लोगों ने जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ा होगा, है ना, जब दो प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप के समय पर भी क्या निकलता है, लावा, ज्वालामुखी फटती है ना। तो इनके टूटने से क्या बना है आपका, मालवा प्लेटू बना है। ठीक है। संबंधित जिले की हम बात करते हैं तो इंदौर है, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, ये इतने आपके प्रमुख रूप से क्या पाए जाते हैं, जिले हैं। ठीक है। यहाँ की जो क्लाइमेट है जिसकी दुनिया में चर्चा होती है, वो कैसी पाई जाती है, समशीतोष्ण पाई जाती हैं। ठीक है। और जबकि हमने कहा, अभी जस्ट पढ़ा था, अगर किसी भी प्लेटू में विषम आपकी क्लाइमेट पाई जाती है तो उसमें क्या होता है, ज्यादा, देखो सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ेगी और गर्मियों में अधिक। लेकिन जहां पर समशीतोष्ण क्लाइमेट पाई जाती है तो वहां पर क्या होती है, साधारण गर्म और साधारण क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेन की, तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कितनी रहती है, 100 सेंटीमीटर।
क्या इसमें ऐसा है क्या? 125 कर देंगे भाई। देखो कई बार क्या हो जाता है, भले कितना भी सावधानी रख लो तो टाइपिंग में एरर हो ही जाता है ना। तो हो सकता है कि कई बार, तो इसमें 125 कर ले जाएंगे, है ना। जो भी ऑनलाइन जोड़ेंगे बाद में देखेंगे इसको। फिर हमने देखा था वन की बात करते हैं तो शुष्क पर्णपाती वन की बात करते हैं, जिसमें से बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता। और मिट्टी की जो हम बात करते हैं, इसलिए मालवा को क्या कहा जाता है? बास्केट ऑफ वीट, यानी कि गेहूं की डलिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा किसका उत्पादन होता है? गेहूं का। और गेहूं, कपास, सोयाबीन, ये ऐसी फसलें जो कि काली मिट्टी पाई जाती है, वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है? इसका उत्पादन होता है। और मालवा प्लेटू की हम बात करते हैं, वो किससे बना है? डक्कन ट्रैप से बना है, लावा से बना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। तो गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली, है ना, कपास, इनका उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फसल की हम बात करते हैं, वही सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली। नदियां यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन कौन सी है? चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही। ठीक है, ये हमने कल विस्तार से चर्चा कर ली है इस पर। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक है, जो हमने देख लिया था। कितना कवर कर रहा है एरिया? 28। ठीक है, 28.2%। इसे क्या कहा जाता है? बास्केट ऑफ वीट, गेहूं की डलिया। क्यों कहा जाता है? ओके, कर्क रेखा मालवा के मध्य से क्या है? गुजरती है। ये हमने देख लिया था कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। क्योंकि मध्य प्रदेश है वो भारत के कहाँ पर आता है? सेंट्रल में आता है, केंद्र में आता है। इसलिए मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है ना। और जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितनी जिलों से टच करती है? 4। और भारत के कितने राज्यों को टच करती है? 8 राज्यों को। ठीक है, और जो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो कौन सी है आपकी? माही नदी। ठीक है, मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिगार चोटी। ठीक है, फिर उसके बाद में जानापा पहाड़ी है, वो कितनी है? 854। धजारी कितनी है? 810। ये प्रमुख चोटी किस पर है आपकी? इंदौर जिले में, है ना। फिर रीवा पन्ना हमने नहीं पढ़ा था, है ना। क्या क्या? अभी की नहीं है, उसको हजारों वर्ष हो गई हैं। अभी का नहीं, क्योंकि आप लोग जो इसका फिजिकल डिवीजन पढ़ोगे ना भारत का, उस टाइम पे समझ में आ गया कि डक्कन ट्रैप कब जुड़ा था, और जो अपना हिमालय पार्ट वो अलग था, फिर बाद में जाके ये ऐड हुआ है ना। तो जो आप जब इंडिया की जियोग्राफी पढ़ोगे ना, उसमें फिजिकल जियोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे 3 प्लेटू हमने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा था? मध्य भारत के पठार। सेकंड कौन सा है? बुंदेलखंड का। तीसरा कौन सा था? मालवा। अब अपन पढ़ेंगे चौथा प्लेटू, वो कौन सा है हमारा? ये चौथा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को जिनको भी नींद आ रही हो ना, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है भाई, ठंडा ठंडा, है ना, तो थोड़ा सा प्रेजेंट बॉडी एंड प्रेजेंट माइंड रखना। अभी तक तो रिवीजन चल रहा, तो गर्दन ऐसे हिल रही थी आप लोगों की, तो आप थोड़ा सा एक्टिव मूड में आ जाना, है ना। तो अपन जो चौथा प्लेटू पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? रीवा पन्ना। ठीक है, इसका लोकेशन सबको पता है? ठीक, तो सबसे पहले अपन इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। तो इसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो 23 डिग्री 10 मिनट से कितना है? 25 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, और अक्षांश तक है। और लॉन्गिट्यूड की हम बात करते हैं देशांतरी रेखा में 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट। हालांकि में ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत कम पूछता है। ठीक है, ये इतना नहीं पूछता आपको, लेकिन फिर भी आप लोग एक इस पर मोटा मोटा नज़र रख लेना, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपन टिक कर सकें, है ना। क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, रीवा पन्ना का पठार, बस इसमें पूरी रामायण याद नहीं रखनी, बस इतना याद रख लेना कितना कवर कर रहा है?
10.36, ठीक है, 10.36% क्या कर रहा है, ये एरिया कवर कर रहा है। निर्माण की हम बात करते हैं तो कैसे होता है, जैसे हमने कौन का पढ़ा था, मध्य भारत का पढ़ा था, वेरी गुड। विंध्य शैल्प समूह के अपरदन से भी किसका आपका निर्माण हो रहा है, रीवा पन्ना पठार का। संबंधित जिला की हम बात करते हैं, रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। मेजर रूप से कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके, 6। मध्य भारत के प्लेटू में भी कितने थे, 6 थे, ठीक है। तो हो जाएंगे याद, आसान है ना, एक दो बार रीड करोगे तो आसान है याद करना, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। जैसे कि मालवा में अपन क्या पढ़ रहे थे, समशीतोष्ण पढ़ रहे थे, यानी कि गर्मी में थोड़ा सा नॉर्मल और सर्दी में भी नॉर्मल। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मध्य भारत के प्लेटू में क्या पढ़ रहे थे, गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक सर्दी। लेकिन रीवा पन्ना के पठार में क्या खासियत है कि ग्रीष्म ऋतु में तो साधारण गर्म रहेगा, यानी कि आपका तेज गर्म नहीं है, मतलब अधिक गर्मी, मतलब गर्मियों में अधिक गर्म नहीं है, ये कैसा गर्म है, साधारण। लेकिन शीत ऋतु में कैसा है ये, मतलब कि यहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है। कौन से प्लेटू में, रीवा पन्ना पठार में, ठीक है। इस क्षेत्र के वनों में बांस प्रमुख रूप से, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर। बांस तो सभी जानते होंगे, बालाघाट में तो बहुत ज्यादा होता है बांस, है ना। तेंदुपत्ता का पेड़ भी जानते होंगे, शीशम जानते हैं, है ना, शीशम क्या, शीशम की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इससे फर्नीचर बनाया जाता है भाई, है ना। किस काम आता है शीशम, फर्नीचर। और खैर तो आप जानते होंगे, ठीक है। मिट्टी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कैसी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और जब हम मिट्टिया वाला और नदिया वाला टॉपिक या फिर इनकी प्रमुख चोटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो और सब आप लोग इसको क्या है, कनेक्ट कर पाओगे। अभी तो हम थोड़ा सा थर्ड टॉपिक ही चल रहा हमारा प्लेटो के बारे में। अगर हम नदियों की बात करते हैं, नदियों में जैसे कि टॉस, कैन, बीहड़, महाना और बिछिया, ये छोटी छोटी नदियां हैं। मतलब आपकी जैसे ताप्ती नदी हो गई है, माही नदी हो जाती है, चंबल नदी हो जाती है, सिंध नदी हो जाती है, ये थोड़ी बड़ी बड़ी नदियां हैं ना। लेकिन ये छोटी छोटी इनकी सहायक नदियां हैं। ये नदी कब याद होंगी आपको, जब हम नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। और जब आप लोग नदियां पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग इन जो छोटी छोटी नदियां, इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फसल की बात करते हैं, गेहूं, चावल और तिलहन। खनिज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, गेरू और हीरा। क्योंकि रीवा पन्ना की पठार की बात करते हैं तो इसलिए क्या है, यहाँ पर हीरा है। तो चूना पत्थर आप लोग जानते हैं, कलर कैसा होता है, वाइट। गेरू जानते हो, कितने लोग जानते हैं, है ना। अभी इसका उपयोग कम होने को देखने को मिल रहा होगा। पहले जो कच्चे घर हुआ करते थे ना, जब उसमें जब लिसाई करते थे उसके बाद में पुताई होती थी ना, तो किससे करते थे, गेरू से। और चूना पत्थर रहता है ना, तो गेरू रहता है आपका रेड कलर का और चूना पत्थर कैसा रहता है, व्हाइट। वही वाला गेरू की हम बात करें ना। इसे बेंदियान कगारी या फिर स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। हालांकि ध्यान रखना, एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, इसे बेंदियान कगारी या स्कार्पलैंड ना मध्य उच्च पठार को कहा जाता है। मध्य पठार है कि भारत है, पठार होगा यार, क्या है पठार है ना, जिसमें मैंने पांच बताए थे ना आपको, भाई तो मैं कह रहा हूं ना, दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो इसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, विंध्यान कगारिया स्कार्पलैंड। अगर किसी में भी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं, वो कौन सी है, गोडबेल, जिसे किस नाम से जानते हैं, सद्भावना। कितनी ऊंची है, जिला दमोह, ठीक है।
मध्य प्रदेश में जबेरा गुम्बद दमोह जिले में, यानी कि किस में आ जाएगा ये, रीवा पन्ना पठार में आ जाएगी। जिले की हम बात करते हैं तो कौन सा है, दमोह की बात करते हैं ना। तो थोड़े थोड़े से ये फैक्ट है, क्योंकि आपको ही पता पीएससी में अधिकतर तो फैक्ट पूछता ही है ना, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है ना। तो फिर से अगर देखें अपन तो यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, गर्मी में कैसी रहती है, नॉर्मल, और सर्दी में अधिक सर्दी रहती है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख फसल की हम बात करें तो, ठीक है, यहाँ की अपन बात करें मिट्टी की तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, फिर खनिज की बात करते हैं तो, ओके, फिर आपको ये तो सारी चीजें याद हो ही जाएंगी। हाँ, एक बार थोड़ा नजर डालो इस पे। अब अपना जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो कौन सा है, नर्मदा घाटी। ठीक है, अब यहाँ पर नर्मदा घाटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो किस किस के बीच में है, विंध्याचल पर्वत, सॉरी मालवा प्लेटू, और नीचे कौन सा है, सतपुड़ा। इनके बीच में जो घाटी बनी हुई है वो कौन सी बनी हुई है आपकी, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। कभी आप लोग जबलपुर गए हो, जबलपुर में आपने वाटरफॉल देखा है वहाँ का, कितने लोगों ने देख लिया, भेड़ाघाट, दूध धारा, है ना। हालांकि में दोनों अलग अलग है ना, भेड़ाघाट अलग है और दूध धारा अलग है ना, धुआंधार बोलते हैं जिसे अपन, है ना। पहले हम लोगों को भी ऐसा लगता था कि दोनों एक ही होंगे, है ना। भेड़ाघाट अलग है ना, थोड़ा सा दूर है वहाँ से, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और आपका धुआंधार जो वाटरफॉल है वो अलग है ना। तो स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर नर्मदा नदी कैसी है, मतलब छोटी सी सकड़ी सी घाटी में बहती है, यानी कि ये कमरा तो फिर भी चौड़ा है, इसमें से आधा कर दो ना, इतने में आपकी नर्मदा नदी निकली हुई है। ठीक है, उस जगह पर तो मुझे पहली बार देखकर ऐसा लगा यार ऐसे किसने कह दिया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, क्योंकि छोटी सी उसमें बहती है ना। और जब हम लोग बरगी डैम घूमने लगे, बरगी डैम घूमने गए थे बरसात के टाइम पर, है ना, तो वहां पर उसका पानी रोका हुआ था, उसके बाद में दूध धारा में जाता है। तो फिर वहां पर लगा भाई साहब दूर दूर तक ऐसा लग रहा कि ये तो समुद्र जैसा भरा हुआ है ना। तो कई बार बड़ी बड़ी नदियां होती है ना, कई जगह बहुत ज्यादा सुकड़ जाती हैं, छोटी सी होती है, लेकिन उसका पानी का जो प्रवाह है वो बंद नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे चम्बल नदी की बात करते थे, इस पर भी बड़े बड़े बांध बने हुए हैं ना। तो कई जगह ऐसी जगह मिलती है अपन को चंबल रिवर का बिल्कुल सूखा पड़ा होता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो कौन सी है, नर्मदा नदी, है ना। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर जाती है वो, है ना। टोटल लेंथ की बात करते हैं वो कितनी है उसकी, 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी है, 1077, और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है ना। तो इससे बहुत ज्यादा क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई होती है। स्थिति की हम बात, हाँ, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, है ना। वो अभी एक चार्ट में आ जाएगा पूरा, कौन कौन सी नदी को कौन कौन सी गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना 5वां कौन सा है, नर्मदा घाटी वाला, है ना। स्थिति की बात कर लेते थोड़ा सा, तो मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। ये हमने जस्ट अभी मैप से देखा था, है ना। इसका विस्तार है ना 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट तक पूर्वी देशांतर पाया जाता है। कहने का मतलब आपको है कि रीवा जो सॉरी किसका, नर्मदा घाटी की हम बात कर रहे हैं, ऊपर कौन सी श्रेणी आती है आपकी, विंध्याचल, और नीचे कौन सी है, सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदी है, हाँ ये ध्यान रखना कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके नीचे कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के नीचे कौन सी पहाड़ी है, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे कौन सी रिवर है आपकी, ताप्ती नदी। ठीक है, क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो लगभग कितना कवर कर रहा है, 26%। ठीक है, इस घाटी का निर्माण
पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारावार तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें भी किसका योगदान रहता है? दक्कन ट्रैप का। तो दोनों तरफ अपन को याद रखना है। वेस्ट की बात करते तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, और अपन ईस्ट की बात करें तो धारावार तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, इसमें संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से आ जाते हैं? जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें सीहोर, रायसेन, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और हरदा। क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड। अब इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि हमने कौन सा पढ़ा था? रीवा पन्ना। रीवा पन्ना प्लेटू में क्या अंतर देखने को मिला कि गर्मियों में तो साधारण गर्म और सर्दियों में अधिक ठंड। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है क्लाइमेट कि ग्रीष्म ऋतु में तो अधिक क्या है, ये गर्म है। यानी कि रीवा पन्ना प्लेटू का जस्ट क्या है, ये अपोजिट है। ठीक है, और सर्दियों की बात करें तो यहाँ पर कैसी पाई जाती है? साधारण। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा व पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म पाया जाता है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि गर्मियों में कैसा है, ये अधिक गर्मियों में नॉर्मल रहता है और सर्दियों में कैसा रहता है? साधारण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इतना और याद रखना कि पश्चिम की हम बात करते हैं तो पश्चिम क्षेत्र में कैसे रहता है? अधिक गर्म, और पूर्वी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो अधिक ठंडा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पश्चिम किधर पड़ेगा आपको, कौन कौन से राज्य टच करेंगे पश्चिम में? गुजरात की तरफ। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसमें राजस्थान भी हो सकता है। नदियाँ की बात करते हैं तो प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी। अब इसमें ही सारा आ गया। ये मान के चलो चाय याद रख लेना, चाय में दूध भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए और तवा भी चाहिए। सही बात है ना? ठीक है, और दूध किसका ले लेना भाई? हथनी का दूध ले लेना, नर्मदा का पानी ले लेना, है ना? इस प्रकार से पूरा क्या बन गया आपका? चाय बन गया है ना? जब आप लोग मध्य प्रदेश में नर्मदा पढ़ोगे, नर्मदा की ये पूरी क्या है आपकी? सहायक नदी है ना? तो इस प्रकार से नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी, ये नाम किस आधार पर पढ़े होंगे? लोगों ने वहां पर पढ़े होंगे, है ना? ये सभी के सभी नाम किनके? एनिमल्स के नाम है। ठीक है, वन की हम बात करते हैं सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस। सागौन के वृक्ष आप लोगों ने देखे होंगे, किस काम आती है सागौन की लकड़ी? फर्नीचर के काम आती है, और काफी महंगी लकड़ी जाती है इसकी, है ना? साल का वृक्ष भी रहता है आपका, तेंदुपत्ता और बांस। मिट्टी की हम बात करते हैं, नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि ये किस प्लेटू से टच करता है आपका? नहीं, मालवा से करता है। तो मालवा की तरफ तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी? काली मिट्टी, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है ना? लेकिन पूर्व में किस प्लेटू से टच करता है? रीवा पन्ना से और आपके बुंदेलखंड से, अरे सॉरी, ऊपर देखेंगे तो बघेलखंड से। और बघेलखंड में कैसी मिट्टी पाई जाती है आपकी? पढ़ लेना भी है ना, उसमें भी मिश्रित पाई जाती है और लाल मिट्टी का उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए दोनों तरफ पे प्रभाव देखने को मिलेगा किसमें? आपके नर्मदा सोन घाटी में, कि पश्चिम की ओर कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, और पूर्व की ओर कैसी मिट्टी पाई जाएगी? लाल मिट्टी। ठीक है, खनिज की बात करते हैं तो वही चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो किसके लिए है? संगमरमर के लिए। ठीक है, संगमरमर तो जानते होंगे। हाँ, तो आप लोग जब, हाँ मार्बल्स, जो आप लोग जब जाएंगे कभी जबलपुर घूमने के लिए तो उस समय पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो मूर्तियाँ हैं ना वो किसकी बनी मिल जाएंगी? वहाँ पर मार्बल्स की मिल जाएंगी, संगमरमर की मिल जाएंगे, है ना? और इसका यूज अपन घर मकानों में भी करते हैं। ठीक, नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है।
है ना, इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक, यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग, सॉरी, भाग है। कैसे होगा? क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और कौन सी श्रेणी पढ़ते हैं अपन? सतपुड़ा। तो सबसे अगर गहराई की बात करते हैं एमपी का, तो वो कौन सा आ जाएगा आपका? नर्मदा सोन घाटी आ जाएगी। सबसे अगर मध्य प्रदेश में सबसे गहरा क्षेत्र की हम बात करेंगे तो नर्मदा घाटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हमें किस में याद रखने हैं? नर्मदा वैली में या फिर नर्मदा सोन घाटी में। ठीक है, तो याद हो जाएगा, आसान है। ठीक है, प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं यहाँ पर? ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर फसल कौन कौन सी होती है? कपास, मूंगफली, गेहूं, है ना, ये प्रमुख फसल रहती है मध्य प्रदेश की। अगर मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों में जैसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? सोयाबीन का, गेहूं का होता है, कपास का होता है। ठीक है, और चावल। मेरे पानी बोतल तो दे दे यार। चलिए, तो हमने अभी तक जो पढ़े हैं ना, वो कौन कौन से पढ़े हैं? ठीक है, यानी कि 5 प्लेटू हमने कंप्लीट पढ़ लिए है ना। 5, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मध्य प्रदेश के जो भौतिक विभाजन है, अपन मेजर रूप से कितने पार्ट में पढ़ते हैं? 3। कौन कौन से पढ़ते हैं? नहीं, मध्य उच्च प्रदेश हो गया, दूसरा पढ़ते हैं अपन सतपुड़ा, तीसरा पढ़ते हैं पूर्वी पूर्वी पठार या फिर मैकल श्रेणी, इसी में आ जाता है ना। हाँ, तो जो अपन इसमें नहीं, ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी तो अपन अलग पढ़ रहे हैं ना, इसमें बघेलखंड पढ़ेंगे पर्टिकुलर, है ना। तो इसमें अभी आपने कितने देखा मध्य उच्च पठार में, मध्य उच्च प्रदेश में 5 प्लेट देखे, है ना। जिसमें से सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? मध्य भारत का पढ़ा, दूसरा बुंदेलखंड का, तीसरा मालवा का, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे, तो वो कौन से है? सतपुड़ा रेंज के बारे में। क्योंकि मध्य प्रदेश में अपन को 2 जो पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? एक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और एक कौन सी है? सतपुड़ा। तो दोनों के बारे में अपन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा देख पा रहे होंगे आप, पीछे दिखाई तो दे रहा है सभी को कि एक तरफ तो अपन देखते हैं पश्चिमी श्रेणी, और एक तरफ देखते हैं मध्य, और एक तरफ देखते हैं पूर्वी श्रेणी। ठीक है, इसमें से अपन को तीनों को ही पढ़ना होगा। पश्चिम में कौन सी है? राजपीपला। मध्य में कौन सी है? महादेव। और आपके ईस्ट की हम बात करते हैं, कौन सी श्रेणी की है? मैकल श्रेणी है। ठीक है, तो जो आपकी राजपीपला की हम बात करते हैं पश्चिम में, वो कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात और मध्य प्रदेश में। मध्य श्रेणी की हम बात करते हैं जैसे कि महादेव, वो कहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अगर पूर्वी श्रेणी की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। इस प्रकार से हम 3 पार्ट्सों में किसको पढ़ते हैं? ठीक है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी को पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना। कल नहीं, आज से शुरुआत करें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अब इस मैप को देखो थोड़ा सा अच्छे से, इसमें और क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। जो नीचे वाला एरिया देख रहे हैं अपन, वो कौन सा है? पूरा ये यहाँ तक, ये कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और जो अभी हमने जस्ट देखा है, ये कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। इसके ऊपर जो श्रेणी है वो कौन सी है? तो अब आपको मैप से और क्लियर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को अपने 3 पार्ट्स में पढ़ा अभी, है ना। कि जैसे कि एक तो कौन सा है? राजपीपला श्रेणी, दूसरा महादेव, और तीसरा है मैकल श्रेणी।
अब देख रहे होंगे आप लोग कि राजपीपला श्रेणी की हम बात करते हैं तो कौन कौन से स्टेटों में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश और गुजरात। इसी प्रकार से अगर महादेव पर्वत श्रेणी की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और मेकल श्रेणी की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जो कि आप लोगों को मैप से स्पष्ट समझ में आ रहा हुआ है ना। तो अब अपन किसको पढ़ेंगे? सतपुड़ा ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको डायग्राम को अच्छे से देख लेना। मैं इसमें मैप में कि हमें साउथ में जो देखने को मिल रहा है उसमें 3 श्रेणी प्रमुख होती हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपन यहां से। छठवा सतपुड़ा मैकल श्रेणी की हम बात करते हैं तो स्थिति समझे पहले तो। सतपुड़ा मैकल श्रेणी नर्मदा घाटी की कैसे है? ये दक्षिण में और समानांतर है। देख रहे हैं अपन, नर्मदा अभी सोन घाटी पड़ी थी हमने, इसके साउथ में है और साउथ के साथ साथ में कैसे हैं ये? समांतर स्थित है ना। समांतर का मतलब सब समझते होंगे ऐसे। इसका जो विस्तार हम देखते हैं 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री, शायद 23 डिग्री किस में? ये उत्तर में है। और अक्षांश की हम बात करते हैं तो ये उत्तरी अक्षांश में ये यहाँ तक पूरा है। 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं। इसी प्रकार से अपन 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांत तक इसका क्या फैला हुआ है? विस्तार फैला हुआ है। समझ में रहे? इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप लोग एक बार मोटा मोटा नज़र से देख लेना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, है ना। हालांकि मैं इतना उसमें डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं एरिया की तो ये कितना कवर कर रहा? मात्र 11%। जबकि सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? मालवा। उसके बाद में नर्मदा सोन घाटी वो 26 कर रहा है, और जबकि मालवा कितना कर रहा है आपका? 28। ओके। अगर हम बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट की तो ग्रीष्म ऋतु में कैसा है रहता है यहाँ का क्लाइमेट? साधारण गर्म, और शीत ऋतु में अधिक ठंडा। ठीक है। निर्माण की हम बात करते हैं तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ की क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है। तो लगभग आप लोगों को ये दक्कन ट्रैप के बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा था, मालवा प्लेटू के बारे में भी, वो भी किससे बना आपका? दक्कन ट्रैप में। ठीक है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं किसका योगदान है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों का इसके निर्माण में। ठीक है। संबंधित प्रमुख जिले आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, आपको अगर साउथ के जिले याद होंगे तो आपको और जल्दी ये याद हो जाएगा। जैसे कि साउथ में कौन कौन से जिला पड़ते हैं? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। तो लगभग आपके जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट है वो किस में आ जाएंगे? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे रिपीट अगेन, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं वर्षा की तो पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में लगभग 150 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे इधर खंडवा खरगोन की साइड देखेंगे तो इधर वर्षा आपकी कम मिलेगी, है ना। जबकि अपन बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी इसमें देखेंगे तो वर्षा आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। अभी आप लोगों को इसका एग्जाम्पल है क्योंकि किसका मौसम चल रहा है? बरसात का, है ना। तो इधर के क्षेत्र में आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाता होगा छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी 24 घंटे के अंतर्गत आपके यहाँ पर बरसात ज़्यादा होने वाली है, इसके लिए आप सतर्क रहे। ऐसा आता है या नहीं आता है? क्योंकि इधर हम बात करते हैं तो ज़्यादा वर्षा आपको देखने को मिलती है ना, अप्रोक्स 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अगर हम बात करते हैं साउथ में नदियों की बात करते हैं, जैसे हमने नॉर्थ में देख लिया था, चंबल थी, सिंध थी, पार्वती थी, सीप नदी थी, छिप्रा थी, है ना। इसी प्रकार से जो साउथ की हम बात करते हैं तो साउथ में कौन कौन सी नदी है? प्रमुख रूप से ताप्ती। जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके नीचे कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा के नीचे कौन सा पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदी है? ताप्ती। बैनगंगा के बारे में तो सुना ही होगा, सुना क्या, देखा भी होगा। ठीक है। और नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं
मात्र 1 किलोमीटर आपसे, है ना। तो ताप्ती, बेनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच और बरधा, बावनथड़ी, यानी कि ये आपकी कहाँ पर नदी देखने को मिलती है? सतपुड़ा रेंज, यानी कि साउथ में। वैसे भी आप लोग याद रख लेना, अभी अपन जब नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट मैं बता दूंगा नॉर्थ में की तरफ कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, साउथ में कौन सी पड़ते हैं, ईस्ट में कौन सी पड़ते हैं और वेस्ट में कौन सी पड़ते हैं ना। तो मेजर रूप से तो इन्हीं की लगभग सहायक नदियाँ है वो निकल के आती हैं ना। जो नर्मदा की सहायक नदी पड़ती है लगभग अपन 41 पढ़ते हैं। कितनी पढ़ते हैं उसकी सहायक नदियाँ? 41 पढ़ते हैं। ऐसे तो ना मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है ना। तो उसमें बहुत सारी क्या है, नदियाँ हैं। तो मेजर रूप से अपन बड़ी बड़ी नदियों की बात करते हैं, जैसे ताप्ती है, बैनगंगा है, ये आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, मिलेंगी तो सारी। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रमुख नदी कहाँ पाई जाती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, ठीक है। मिट्टी की हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में छिछली काली पाई जाती है। जैसे मैंने बताया आपको कि काली मिट्टी पड़ते हैं अपन मालवा प्लेटू में, तो इसमें गहरी काली होती है, छिछली काली होती है। इसी प्रकार से 2-3 टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे जब मध्य प्रदेश की क्या पढ़ेंगे अपन, मिट्टियाँ पढ़ेंगे। वह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी मिट्टी है यहाँ पर? छिछली काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ठीक है। क्या हो गया? वही तो रहेंगे साउथ में, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ये हो गया अपना, है ना। चलिए नेक्स्ट आएगा, क्योंकि जो बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, ये साउथ के जो है उसमें कौन सी है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी रहेगी। हाँ उसमें भी अपन ने जस्ट अभी देखा था 3 पार्ट है। एक तो पश्चिम की बात करें, वेस्ट में राजपीपला पहाड़ी आ जाएगी। फिर वेस्ट में सॉरी सेंट्रल में बात करते तो महादेव आ जाएगी। फिर इसमें ईस्ट में करेंगे तो मेकल श्रेणी आ जाएगी, है ना। अब अपना जो लास्ट में बचा हुआ वो कौन सा है? पूर्वी पठार, या फिर इसी को हम बोलेंगे बघेलखंड का प्लेटू, ठीक है। इसमें कुछ मैप दिया हुआ है क्या? नहीं है, चलो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, है ना। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? साउथ में पाई जाती है, आपको पता होगा। इसके नीचे जस्ट कौन सी रिवर निकलती है? ताप्ती। और ऊपर की हम बात करते हैं तो नर्मदा। और कि इसी के सिमिलर हम बात करते हैं तो कौन सा प्लेटू है आपका? नर्मदा सोनघाटी, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि वर्षा भी कैसी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। पश्चिम की बात करते हैं तो मतलब थोड़ा सा 50 सेंटीमीटर की बात करते हैं, और अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो 150 सेंटीमीटर, लगभग थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्लेटू की हम बात करते हैं पूर्वी पठार। कौन सा प्लेटू है? बघेलखंड, है ना, जिसमें आपने नाम सुना होगा बुंदेलखंड और बघेलखंडों के बारे में, है ना। तो स्थिति के बारे में सोचेंगे, अक्षांशीय विस्तार कितना है यहाँ का? 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट। उत्तरी अक्षांश की हम बात करते हैं ये, और पूर्वी देशांतर की हम बात करें तो 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। हालांकि इनको सबको रटना नहीं है, हमें थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो लगभग कितना कवर करता है? 7%, ठीक है। निर्माण की बात करते हैं तो ये किससे बना है? आदि महाकल्प के शैल समूह से बना है, ठीक है। इसके बारे में जब अपन नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अभी चोटी पढ़ेंगे, चोटी के बाद में तो उसमें सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगे ना, कि कैसे कैसे मध्य प्रदेश में निर्माण हुआ है ना, भौतिक रूप से। संबंधित प्रमुख जिलों की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? सिंगरौली है, सीधी है, रीवा है और शहडोल है। कितने जिले हैं? 4। कौन कौन से हैं? सिंगरौली है, सीधी है, रीवा है और शहडोल है, ओके। क्लाइमेट की हम बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में ये कैसा रहता है? साधारण गर्म,
शीत ऋतु की हम बात करते हैं तो कैसा रहता है, अधिक ठंडा है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको जब भी अपन क्लाइमेट पढ़ रहे हैं प्रत्येक प्लेटू की, तो थोड़ा थोड़ा अपन को डिफरेंट देखने को मिल रहा है। कहीं तो जैसे अपने मध्य भारत का पठार पढ़ा था, ठीक है, मध्य भारत के पठार में हमें ये विशेषता देखने को मिली थी कि अधिक गर्म में अधिक गर्मी में अधिक गर्म, ठंड में अधिक ठंडा, है ना। कई सारे ऐसे प्लेटू पढ़े थे हमने जिसमें गर्मियों में नॉर्मल रहते हैं लेकिन सर्दियों में अधिक ठंडे, और कई सारे प्लेटू ऐसे पढ़े अपन ने इसी में कि सर्दियों में नॉर्मल रहते लेकिन गर्मियों में अधिक गर्म। लेकिन बघेलखंड प्लेटू की क्या खासियत है कि गर्मियों में कैसा रहता है ये, सादा गर्म, लेकिन शीत ऋतु में कैसा रहता है, अधिक ठंड। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये, और जबकि सबसे कम और सूखाग्रस्त वाला प्लेटू कौन सा पढ़ा हमने, वेरी गुड, बुंदेलखंड। ध्यान रखना, दोनों प्लेटू के बाद में याद रखना है ना। बुंदेलखंड सूखाग्रस्त या फिर सबसे कम वर्षा वाला कौन सा है आपका, प्लेटू है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाले की हम बात करते हैं, कौन सा पठार आ जाएगा, बघेलखंड आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स हम बात करते हैं 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, सोन, जोहिला, बनास, गोपद। ठीक है, और छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, लेकिन मेजर रूप से अपन कितनी पढ़ते हैं, 4, सोन, जोहिला, बनास और गोपद। मिट्टी की हम बात करते हैं तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली, यानी कि बोल सकते हैं अपन मिश्रित मिट्टी। कैसी मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड में हमने वर्षा के बारे में क्या विशेषता पढ़ी थी, सबसे कम। लेकिन अगर हमसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा कौन से प्लेटू में है, तो बघेलखंड में। कितने सेंटीमीटर से और कितने सेंटीमीटर अप्रोक्स देखते हैं, 125 से 140 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रमुख जिले कितने आ जाएंगे आपके, 4, कौन कौन से, सीधी, सिंगरौली, रीवा और शहडोल। अगर हम बात करते हैं कि पूर्वी पठार या फिर बघेलखंड टोटल एरिया का फिजिकल रूप से कितना कवर करता है, तो ये करता है आपका 7%। ठीक है, नहीं, उसके थोड़े थोड़े क्षेत्र आ जाते हैं, 2 जगह आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल, है ना। जैसे रीवा पन्ना पठार में भी आपको रीवा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, है ना, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत क्षेत्र आ जाता है, इसलिए, है ना। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हुए कौन से, जो पठार हुए थे। भौतिक रूप से हमने कितने प्लेटू देख लिए हैं, 7 देख लिए, टोटल 7 देख लिए हैं। कितनी पढ़ ली हमने, 7। फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और 7वां बघेलखंड देगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको इनका क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, जब भी आप लोग जो भी नोट्स बना रहे हो उनका मल्टीपल हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, नहीं तो अपन भूल जाएंगे। लास्ट में हालांकि एक चार्ट में अपन रिवीजन करने की कोशिश करेंगे ना। जैसे कि इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र का नाम और प्रमुख फसल। जैसे हमने देखा था बघेलखंड, बघेलखंड प्लेटू में प्रमुख जो फसल है वो कौन सी होती है, चावल। मालवा के जो पठार है उसमें कौन सी होती है, सोयाबीन और गेहूं। और मालवा के पठार में, मालवा प्लेटू में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी गेहूं, सोयाबीन, कपास, इनके लिए क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, सतपुड़ा का पठार, इसमें कौन सी फसल अच्छी होती है, जो कि आपके साउथ में हम बात कर रहे हैं ना, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, इन जिलों की हम बात करें तो, है ना। बुंदेलखंड की बात करें तो गेहूं और तिल। तिल तो सभी जानते हैं, क्या क्या करते हैं तिल, हाँ, लड्डू का तो याद आ गया आप लोगों को, है ना। जैसे सबसे पहला अपने तिल से क्या निकलता है, एक तो तेल निकलता है, दूसरा आपने गजक का नाम सुना है, गजक,
कहाँ की गजक फेमस है? एमपी में पढ़ते होंगे आप लोग। एमपी की बता रहा मैं ना, पूरे ऑल इंडिया की नहीं बता रहा। मुरैना की, ठीक है, मुरैना की गजक फेमस है भैया ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे उसका अलग अलग शेप में बनाते हैं ना, लेकिन अधिकतर तो इस टाइप का बनता है, जैसे मोबाइल है ना, इसका पार्ट। हाँ, जो भी आप लोग बोलते हो है ना, तो यहाँ पर तिल सभी जानते हैं, मतलब है ना। तो बघेलखंड, वो सॉरी बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो गेहूं और तिल। नर्मदा घाटी की बात करें तो गेहूं, गन्ना और दाल। ठीक है भाई, तो इतना याद हो जाएगा। बघेलखंड में कौन सी है? मालवा में, सतपुड़ा में, मध्य भारत में, बुंदेलखंड में और नर्मदा में। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी भी कोशिश बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश, तो भाई हमें कोशिश करते रहना चाहिए या नहीं? कोशिश एक ऐसा शब्द है जिससे कि हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है कोशिश करने से। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है, उससे उसको पढ़ने से पहले एक थॉट पढ़े, उसके बाद में अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें बस छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिसे छत तक जाना है। तुम्हारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। ठीक है, तो इसको तालियों में नहीं, अपने दिमाग में बैठाना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसको कहाँ बैठाना? हमारे माइंड में बैठाना है, दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो अब जितना भी हमने प्लेटू पढ़े थे, ठीक है, उसका अपन शॉर्ट में क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल स्टेट के बारे में, है ना। तो उसका एक लास्ट चार्ट में रिवीजन किया था। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में रिवीजन करना है ना। 4 दिन बाद मैं पूछूं कि भाव 7 प्लेटू का नाम बताइए, पठारों का नाम बताइए, है ना। तो पता चले 7 पठार के नाम ही नहीं बता पाए, इतना पूरा पढ़ने के बावजूद भी। इसलिए इस चार्ट को थोड़ा सा माइंड में बैठाना भाई। और नेक्स्ट बार टेस्ट रहेगा और बहुत अच्छे से आप लोगों को सरप्राइज भी मिलेगा, है ना, ध्यान रखना। मालवा प्लेटू पढ़ा था हमने, एरिया कितना था इसका? 28%। मिट्टी की हम बात करते हैं तो काली मिट्टी। और प्रमुख फसल कौन सी है? सोयाबीन। अगर प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं, चंबल है, माई है, छिप्रा है, पार्वती है, सीप है ना। ये सारी नदियाँ किस में आ जाएंगी आपके? अरे अरे सॉरी सॉरी, ये इसमें कैसे गलत हो सकता है? नहीं, इसमें ये नदियां गलत हैं भाई। ये नदियां हैं, ये किसकी नदियां हैं? इसमें ये गलत हो रहा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे यार, आप लोग भी मुझे घुमा रहे हो। उस सॉरी, मध्य भारत में भी पढ़ते हैं, वो मालवा तक आती हैं, इसलिए अपन उसमें पढ़ते हैं ना। मुझे एक बार ऐसा लगा कि कहीं मालवा में अपन गलत तो नहीं हो रहा उसमें, है ना। तो बिल्कुल, तो अपन ये कहाँ पर पढ़ते हैं? मध्य भारत में भी पढ़ते हैं। यस, मध्य भारत में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वहां से बहती हुई चली जाते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर भी पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी हैं? चंबल, माही, छिप्रा और पार्वती, है ना। और जो कि चंबल हमारे टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 965 किलोमीटर पड़ती है ना। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश अपन को देखने को मिलेगी। और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार। कितनी मीटर है? 881 मीटर। ठीक है, तो नदियां याद रखना, चंबल, माही, छिप्रा और पार्वती। किसमें? सोयाबीन भी मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से सोयाबीन होता है उसमें। नहीं, गेहूं बहुत ज्यादा उत्पादन होता है ना। देखो, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रमुख फसल की हम बात करते हैं, वो कौन सी है वहां पर? सोयाबीन है।
यानी कि मेन रूप से हम बात करते हैं ना। हालांकि मैं जो मध्य प्रदेश में और जगह की अपेक्षा वहाँ पर क्या ज़्यादा होता है, गेहूँ ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं ना। जैसे मध्य प्रदेश में पूरे प्लेटों की हम बात करते हैं और उनकी कंपेयर की जाए तो मालवा में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका, गेहूँ होता है। लेकिन प्रमुख फसल की हम बात करते तो वो कौन सी है, अब आया समझ में। ठीक। मध्य भारत की हम बात करते हैं, 10.68 कवर करता है। जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो मध्य भारत का पठार है वहाँ पर बीहड़ बन जाते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है आपकी, जलोढ़ और कछारी। यानी कि इसमें चट्टान वगैरह पत्थर वगैरह नहीं होता, ये क्या होता है, तेज भाप के कारण यहाँ पर क्या पड़ जाते हैं, बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रमुख फसल कौन सी है, सरसों। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, हाँ, हांडी ऑफ मस्टर्ड। हिंदी में बोल लो, सरसों की हांडी, बात तो बराबर ही है ना। शंबल सीप सिंध यहाँ की ये प्रमुख नदी है। इसे सरसों की क्या कहा जाता है, हांडी। हांडी क्या होता है, इस टाइप के है ना, सब जानते होंगे ना। बुंदेलखंड पठार की हम बात करते हैं, एरिया कितना है, 7.7। यहाँ कैसी मिट्टी है, मिश्रित। प्रमुख फसल गेहूं तिल। प्रमुख नदियाँ केन बेतवा और जामनी। विशेष क्या है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं वो कौन सी है, सिद्ध बाबा। ठीक है भाई। रीवा पन्ना पठार पढ़ा हमने, तो इस जो टोटल भौतिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो 10.36% क्या करता है, एरिया कवर करता है। यहाँ पर भी कैसी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित। प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं और चावल। रिवर की हम बात करते हैं, केन टॉस। अगर हम बात करते हैं यहाँ विशेष क्या जो हमने पढ़ा था कि जबेरा गुम्बद जो कहाँ पर है, दमोह जिले में ना। और प्लेटू की बात करते हैं तो रीवा पन्ना पठार। ठीक है। नर्मदा घाटी पढ़ी हमने, तो सेकंड स्थान पर आता है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। कितना एरिया कवर कर रहा है, 26%। जलोढ़ घेरी काली यहाँ पर क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं फसल की तो वो कौन सी है, गेहूं, दलहन और गन्ना। प्रमुख नदी कौन सी है, नर्मदा और तवा। सबसे निचला प्राकृतिक स्थल कौन सा है आपका, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, जो कि रिफ्ट वैली में बहती है आपकी। सतपुड़ा पर्वत पड़ा था, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, 11%। लेटराइट छिछली और काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर है ना। प्रमुख फसल कौन सी है, मक्का, दूधी, देनवा और शक्कर। ये तो वैसे भी याद हो जाएगा, दूध देना यार, फिर मेरे को चाय बनानी है ना, उसमें क्या डालनी है, शक्कर। नर्मदा को तो ऐसी चाय बना लेना भैया ना, उसमें ही आप लोगों को सारी नदियाँ याद हो जाएंगे। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कितनी मीटर ऊंची है, ये आजकल नहीं पढ़ रहे आप, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे इसके है ना। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ठीक है। बघेलखंड पठार की हम बात करते हैं, एरिया कितना कवर कर रहा है, 7%। मिट्टी कैसी है, लाल पीली मिट्टी। प्रमुख फसल चावल, सोन बीहड़ रिवर। और प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग कौन सा है, मालवा 28%। सबसे छोटा कौन सा मिल रहा है, बघेलखंड, कितना है, 7%। तो इस प्रकार से पूरा फ्रेम में याद हो जाएगा आप लोगों को, है ना। ब्रीफ में एक क्विक और शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा चार्ट है। हो सकता है कि आप लोग एक दो कॉलम और बना के इसमें और कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, है ना। हटा दें इसे, हाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज लाइव क्लासेस नहीं है, ये आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, है ना, क्योंकि इंटरनेट का इशू है इस वजह से। चलिए तो अपने यहाँ से क्वेश्चन कर लें अब, है ना। 10 से 12 क्वेश्चन है। सभी जवाब देना, कोई चीटिंग नहीं करेगा, है ना। आर यू रेडी। चलिए पहले आप लोग थोड़ा सा सांस ले लो, लंबी गहरी सांस। उसके बाद में ऐसे सांस ले रहे हैं जैसे कि पहले ले ही नहीं रहे हो, है ना। अच्छा ये स्पेशल वाली थी।
चलिए, जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। धूपगढ़ मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु है, इसकी औसत ऊंचाई अप्रोक्स कितनी है? 982 मीटर, 1100 मीटर, 1350 मीटर, 1420 मीटर। तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा है? सी। कितना है? 1350 मीटर। क्लियर है सभी को? वैसे सबको पता होगा, है ना? जिनको पता है अच्छे से आंसर दे, और जिनको नहीं पता है वो नोट करते चलेंगे, है ना? दूसरा बताओ, निम्न में से कौन से जिले सतपुड़ा पठार क्षेत्र में आते हैं? रतलाम नीमच, बालाघाट छिंदवाड़ा, श्योपुर मुरैना, सतना और रीवा। किस पठार की बात कर रहे हैं अपन? सतपुड़ा कहाँ पाया जाता है? साउथ में पाया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, है ना? और इसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, ये सारे किस्में आपके साउथ में और सतपुड़ा पर्वत में। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रतलाम और नीमच तो कहाँ पर है? आपके नॉर्थ वेस्ट में पड़ते हैं, सीधी सी बात है। श्योपुर मुरैना कहाँ पड़ते हैं? आपके मध्य भारत के पठार में पड़ते हैं। और सतना रीवा कहाँ पड़ते हैं? आपके उधर पड़ते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। बचा क्या? बालाघाट और छिंदवाड़ा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन आसान है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रेणी महत्वपूर्ण है। एक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ी हमने, दूसरी कौन सी पढ़ी है? सतपुड़ा। अब ये पूछ लिया है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की औसत अप्रोक्स कितनी ऊंचाई है? 300 से 600 मीटर, 1000 से 1200 मीटर, 150 से 300 मीटर, 700 से 1000 मीटर। अब बताओ आंसर। ऑप्शन नंबर सी वाले कितने हैं? नो। डी वाला कोई? डी। बी? ए वाला? नहीं है कोई। चलिए इसका आंसर करेक्ट बताएं। इसका आंसर है ये, यस। जहां पर आप लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से एग्जामिनर की सोच स्टार्ट होती है। ठीक है, आप देखो ना, यहाँ पर हो गए ना सारे लोग फेल। हाँ, चलिए, है ना? तो तीसरा क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी, औसतन ऊंची चोटी की बात करते हैं, कितनी मीटर है? 300 से 600 मीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए चौथा क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करते हैं अपन। निम्न में से कौन सा पठार क्षेत्र नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के बीच स्थित है? किस पठार की बात करते हैं? जो सतपुड़ा है वो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के बीच में आता है। तो मैंने आपको बताया था ना, याद रखना, विंध्याचल और सतपुड़ा, इनके बीच में कौन सी नदी बहती है? आपकी नर्मदा नदी। और आप लोगों ने देखा होगा कि सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदी जाती है? ताप्ती नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सी पूछ रहे हैं कि कौन सा पठार क्षेत्र नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के बीच स्थित है? तो जैसे कि ये कौन सा है? विंध्याचल। ये कौन सी नदी है आपकी? ये कौन सा पर्वत है? ये कौन सी नदी है? ताप्ती। अब वो पूछ किसके बारे में रहा? सतपुड़ा और वो, सॉरी, ताप्ती और नर्मदा के बीच। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सतपुड़ा पठार। आसान है, सिंपल से अभी पढ़ा है इसलिए अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे प्रसिद्ध पर्वतमाला कौन सी है जो पर्यटन और जैव विविधता के लिए जानी जाती है? बताओ। जो अपन ने पढ़ा था, सतपुड़ा रेंज पढ़ा था, मैकल श्रेणी, महादेव पर्वतमाला, अमरकंटक श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। बताओ। मैकल श्रेणी किसकी बात कर रहा है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है,
किसकी? सतपुड़ा श्रेणी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सतपुड़ा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, तब जाके एलिमिनेट कर पाओगे। जब वो सतपुड़ा की बात कर रहा तो इसका क्या काम है भाई साहब? नहीं आएगा ना। फिर इसके बाद में फिर लगाओ दिमाग। ए वाला है कोई उम्मीदवार? नो। बी वाला? सी? आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? क्योंकि अपन ने पढ़ा था, सतपुड़ा पढ़ा था, ठीक है। और सतपुड़ा में अपने 3 रेंज पढ़ी थी। पश्चिम में कौन सी पढ़ी थी? राजपीपला पढ़ी, राजपीपला। फिर कौन सी पढ़ी हमने? महादेव पढ़े। और फिर ईस्ट में कौन सी पढ़ी थी? मैकल श्रेणी, ठीक है। उसके बाद में राजपीपला हमने कितने राज्यों में पढ़े थे? 2। एक तो एमपी में और एक गुजरात में। इनको याद रखना, रिवीजन भी हो जाएगा। ये कहाँ पर पढ़ा हमने? एमपी और महाराष्ट्र। और जो हमने मैकल श्रेणी की बात करते हैं तो कौन है? एमपी और सीजी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी पर्वतमाला है जो जैव विविधता के लिए जानी जाती है और पर्यटन के लिए फेमस है, तो वो कौन सी है आपकी? महादेव। अगर हमसे स्टेट पूछ लेता तो एमपी और महाराष्ट्र, ठीक है। तो बना दोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट, मालवा पठार का सबसे ऊंचा क्षेत्र निम्न में से कौन सा माना जाता है? अब किसकी पूछ रहा है? मालवा प्लेटू की पूछ लिया साहब। किसकी पूछ लिया अब? मालवा प्लेटू की। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? ऑफकोर्स आ सकते हैं। हमने पढ़ तो पूरा लिया, पता चला कि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इन पे भी हमें क्या करना? नज़र बनाना है ना। कि हो सकता है आज मैंने मालवा से क्वेश्चन दिया, कल हो सकता है बघेलखंड से दे सकता है, मध्य भारत से दे सकता है। तो अपन को एक क्वेश्चन के बाद में 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। यस, है ना। तो लगाओ थोड़ा सा दिमाग, कौन सा होगा? मालवा पठार का सबसे ऊंचा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है देवास। सबसे करेक्ट आंसर क्या है इसका? देवास। बताओ किन किन ने मन में सोच रखा था? नहीं आया? आंसर सही है, वो तो ख्याल में नहीं आता भाई। समझ रहे हैं ना। हमेशा जो गलत होता है ना वो पहले फर्स्ट में छपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज संपदा पाई जाती है? क्या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं। ऐसा कौन सा प्लेटू है 7 में से कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपके मिनरल्स पाए जाते हैं? कौन सा हो सकता है? मालवा प्लेटू, बघेलखंड, बुंदेलखंड, विंध्य पठार। सोचो, देखो एक बार थोड़ा सा। नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं तो चेक कर रहा हूँ एक बार, है ना। 7वां क्वेश्चन है ना। हाँ, बताओ। मालवा है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, विंध्य है। ए वाले कितने लोग हैं आप लोगों में से? ए वाले? नो। बी वाले? सी वाले? और डी वाले? हाथ को ऐसे खड़ा करके ऐसे कर लिया करो। अच्छा, ऑप्शन बी करे डन। इसका करेक्ट आंसर है बी। यस, ठीक है। सबसे ज्यादा हम बात करते हैं तो किस प्लेटू में है? क्लियर? कुछ नहीं मिलता, आपने थोड़ी ना रिसर्च किया वहां जाके। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर खनिज संपदा की बात करते तो कौन सा प्लेटू आपका? बघेलखंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अच्छा तो लग रहा है ना। नहीं लगे तब भी क्या कर लोगे? पढ़ना तो पड़ेगा।
चलिए 8वां क्वेश्चन है आप लोगों का, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की नर्मदा घाटी को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपने देखा विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इनके बीच में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, लेकिन नर्मदा घाटी को कहा क्या जाता है? डेल्टा क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, मध्य भारतीय अवनति क्षेत्र, डिप्रेस्ड जोन, या पर्व लयिक क्षेत्र? हाँ, ये ऑप्शन आपके सामने है, बताओ। अब मतलब अभी तो नहीं बता सकता मैं। अच्छा, ऑप्शन यही है। अच्छा, ए वाले कितने हैं? 9। बी वाले कितने हैं? सी वाले कितने हैं? 2। डी वाले कितने हैं? डन करें आंसर? चलिए, तो ए वाले कितने स्पष्ट बताएं मुझे। नहीं है कोई। बी वाला 9। सी स्पष्ट तरीके से हाथ खड़े करें। ओके, डी वाला कितने हैं? चलिए, इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, जिन्होंने भी सी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। मध्य भारतीय अवनति क्षेत्र किसको कहा जाता है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे यार, टेंशन मत करो आप लोग, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन का जवाब दो। 9वां क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा पठारी क्षेत्र ट्रैप संरचना यानी कि ज्वालामुखी शिलाओं की परतें से निर्मित हुआ है? बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, मालवा पठार, मैकल श्रेणी? बताओ। ऑप्शन ए वाला नो, बी नो, सी ठीक है, ऑप्शन डी। जिनका ऑप्शन सी है उनका करेक्ट आंसर। जो हमने पढ़ा था कि मालवा प्लेटू वो किससे बना है? डेक्कन ट्रैप से बना है। किससे बना है? डेक्कन ट्रैप से। तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी शिलाओं की परतों से कौन सा बना है हमारा? मालवा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा प्लेटू है यहाँ पर? मालवा प्लेटू। आसान सा क्वेश्चन था, सरल था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आप बताएंगे मुझे। इसमें थोड़ा सा कथन वाला क्वेश्चन है और दिमाग लगाना थोड़ा सा, है ना। लगाओ दिमाग। कथन फर्स्ट ये स्टेटमेंट कि मालवा पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी काली और उपजाऊ होती है। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है इसका कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या फिर दोनों ही सही है, या फिर दोनों ही गलत है। तो इनके दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा है इसका? सी, क्योंकि मालवा पठार मध्य प्रदेश के उत्तर और किस में पाया जाता है? पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये करेक्ट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है आपकी? काली पाई जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था फसल उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी और कथन ए और कथन बी। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बना सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। दिख तो रहा है सभी को स्पष्ट? दिख रहा है ना सभी को? ओके। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में है। सतपुड़ा श्रेणी हिमालय पर्वत का हिस्सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक, केवल 2, दोनों ही, दोनों गलत। बताओ क्रांति कौन सा होगा? फर्स्ट होगा पक्का? कंफर्म नहीं है? हाँ, चलो बताओ कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला कंफर्म? भूमि श्योर? ठीक है, तो इसका जो आंसर है करेक्ट कौन सा होगा? केवल एक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहाँ की? सतपुड़ा, यानी कि एमपी की साउथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं अपने यहाँ?
इस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सतपुड़ा पर्वत की। तो जो सतपुड़ा पर्वत है आपका, और हिमालय कहाँ है आपका, हिमालय यहाँ पर है। तो भाई साहब इसका और इसका तो कोई नाता ही नहीं है भाई, इसका और इसका तो थोड़ा सा अपन लॉजिक लगाते हैं ना इन क्वेश्चनों में, तो वो सही हो जाते हैं ना। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है, पहला। दूसरा, यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए यानी कि केवल एक, केवल बी मतलब केवल दो, दोनों, या दोनों नहीं। क्योंकि आपको पता होगा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी है, नर्मदा है। फिर सेकंड कथन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी की हम बात करते हैं, वो कौन सी है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा नदी की हम बात करते हैं टोटल लेंथ की, तो कितनी है, 13-12 किलोमीटर। जिसमें मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं कितनी है, 1077 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हम बात करते हैं तो लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये वाले। ठीक है, 13वां क्वेश्चन पढ़ो। विंध्याचल श्रेणी नर्मदा के उत्तर में फैली है। यह श्रेणी बहुत ऊंची पहाड़ियों से बनी है। बताओ ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन 13 का आंसर। विंध्याचल श्रेणी नर्मदा के ऊपर बनी है, जैसे कि आपको पता हुआ ये अपनी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और बीच में कौन सी नदी है, नर्मदा। फिर कौन सी है, सतपुड़ा। तो अब विंध्याचल नॉर्थ में या साउथ में, नॉर्थ में। तो पहला अंश कथन तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा, यह श्रेणी बहुत ऊंची पहाड़ियों से बनी है, नहीं बनी है। क्योंकि जस्ट हमने देखा था विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है वो कितनी थी, मात्र 300 से 600 मीटर। तो यानी कि ज्यादा हाइट नहीं है। तो आपको पहले आपने पढ़ लिया, हाँ जी, अच्छा केवल एक है ना। आपने पहले पढ़ लिया है कि भाई विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या है, आपकी ज्यादा हाइट नहीं है, 300 से कितनी, मात्र 600 है। तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप आसानी से, कि दो तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपका, एक बचा, हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद नहीं नहीं नहीं, उसकी नहीं कर रहा, उस हिसाब से विकल्प नहीं है जो आप सोच रहे हैं ना, नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बघेलखंड पठार रीवा और सतना जिलों में फैला हुआ है। हो सकता है कि आप लोगों से जिले वाइज पूछ ले। तो हमने प्रत्येक प्लेटू के बारे में पढ़ा था कि कौन सा प्लेटू कौन कौन से जिले को कवर कर रहा है, पढ़ा था। तो थोड़ा सा समझो, बघेलखंड पठार रीवा और सतना जिलों में फैला हुआ है। दूसरा, यहाँ से सोन नदी निकलती है। अब आपको दोनों में से करेक्ट बताना है, सोचो, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। आपको पता होगा रीवा और सतना में कौन सा पठार फैला हुआ है, रीवा और पन्ना, सॉरी रीवा और सतना। इसमें कौन सा आ जाता है, पन्ना भी आ जाता है, आप लोग देख रहे हैं छतरपुर वगैरह ये। इसलिए बघेलखंड को क्या कहा जाता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना कि मिनरल्स में क्या पाया जाता है इसमें, सॉरी बघेलखंड में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। क्योंकि पन्ना जैसे अगर जिला उसमें आ जाएगा तो सोच लो। ठीक है, तो यहां से सोन नदी भी निकलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी। एक मिनट, बघेलखंड में रीवा और
शायद ये सतना नहीं है उसमें ना। रीवा तो आता है लेकिन कौन सा नहीं है उसमें? सतना नहीं है। फिर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है आपकी? सोन नदी है ना। सोन नर्मदा और जोइला नदी निकलती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 2। सही है ना। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ आपका, ये वाला, इसको बताओ आप। सिंपल सा क्वेश्चन है। अमरकंटक पठार पर वर्ष भर वर्षा गिरती है या फिर बर्फ गिरती है? दूसरा कथन है इसमें, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। तो आपको सबको पता होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ओनली केवल 2, क्योंकि वर्ष भर बर्फ नहीं गिरती है आपके अमरकंटक में, इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक अपने 15 हमने एमसीक्यू करने की कोशिश की है। तो आज हमने एक और टॉपिक पढ़ लिया है, मध्य प्रदेश में प्रमुख पठारों के बारे में। कितने पठार पढ़े हमने? 7 पठार पढ़े है ना। तो 7 पठारों को अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएंगे, उसका ब्रीफ में रिवीजन करने के लिए एक चार्ट बना लेंगे है ना। उसके बाद में एमसीक्यू वगैरह नहीं लिखना अपने नोट्सों में, ठीक है। तो यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो क्लास को एंड करें। अच्छा, तो चोटी तो पढ़ेंगे ना अपन। अच्छा, एक्स्ट्रा बता रहे हो फैक्ट, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्वतों के बारे में, ठीक है। चलो, थैंक यू।